हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 1 वीडियो है चैप्टर का। पार्ट 1 वीडियो में आज हम लोग चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं गणितीय विवेचन यानी कि मैथमेटिकल रीजनिंग। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि विवेचन क्या होता है। विवेचन को अंग्रेजी में रीजनिंग कह सकते हैं या डेलिब्रेशन भी कहा जा सकता है, डेलिब्रेशन भी इसे कह सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि विवेचन होता क्या है। तो विवेचन को हम कह सकते हैं कि एक विचार पूर्वक निर्णय लेने की जो प्रक्रिया होती है, क्रिया होती है, वही क्या कहलाती है? विवेचन कहलाती है। हम लोग यहाँ पे इसे परिभाषित कर सकते हैं कि विचार पूर्वक निर्णय करने की क्रिया विवेचन कहलाती है। या हम ऐसे इसे परिभाषित कर सकते हैं। दूसरी परिभाषा भी मैं लिख देता हूं। किसी वस्तु को भली भांति जांचने या उसका परीक्षण करने की क्रिया को विवेचन कहते हैं। यानी हमें यहां से पता चल गया कि विवेचन क्या होता है कि किसी चीज को देखकर, समझकर, है ना, और उसके प्रति निर्णय लेना हमारा क्या कहलाएगा? विवेचन कहलाएगा। कि हम किसी चीज को देखकर, सोच समझकर जो हम लोग निर्णय लेते हैं ना, वही क्या कहलाता है? विवेचन कहलाता है। और यह विवेचन की क्रिया जो होती है मनुष्य के अंदर प्रकृति द्वारा मिला हुआ एक वरदान है। ये प्रकृति द्वारा मिला हुआ वरदान है। जैसे समझिए, मान लीजिए एक छोटे बच्चे का जन्म हुआ। वह बच्चा जन्म लेने के एक साथ ही कुछ नहीं सीखा रहता है। वो जो भी आता है धरती पे जन्म लेने के बाद ही वो सभी चीजों को सीखता है, समझता है। क्या होता है? जन्म के साथ ही वह अपने आसपास की वस्तुओं को देखता है और उन चीजों को धीरे धीरे वो समझने लगता है और अपना विचार पूर्वक निर्णय लेने लगता है ना। जन्म के बाद से ये सारे उसके निर्णय शुरू हो जाते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूं, मैं एक 2 साल या 3 साल का एक छोटा बच्चा ले लेता हूं। 2 साल का मान लीजिए एक छोटा सा बच्चा है। उसके सामने हम लोग 1 कप चाय रख दे रहे हैं, गरम चाय रख दे रहे हैं, ठीक है, पूरा गरम है। अब यह बच्चा कप को देख कर आकर्षित होगा, कहेगा कि वाह ये क्या चीज है, चलो इसको छू के देखते हैं, पकड़ के देखते हैं, है ना। तो इसके लिए वो उसके पास जाएगा, इसको छुएगा, उसको गर्म महसूस होगा, वह रोएगा और उसके बाद से वह समझ जाएगा कि कप में कुछ ऐसा पदार्थ रहता है जो गर्म होता है ना, जिसको छूने से हाथ जलता है तो वह पैर जलता है। ये सब चीजें वो समझने लगेगा और अगली बार वह कप के पास जाने से भी सोचेगा। अगर आप ठंडा चाय रखे हैं तब भी उसके पास जाने से वह सोचेगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि वह एक विचार पूर्वक निर्णय लेने लगा और यही निर्णय लेना ही क्या कहलाता है? विवेचन कहलाता है। और अगर रीजनिंग की बात करेंगे, विवेचन की बात करेंगे, तो इसका जो विस्तार हुआ है अभी के समय में आप देख रहे होंगे पूरे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में या फिर कोई भी प्रश्न बनाने के समय, अगर मान लीजिए कोई भी प्रश्न आ जाता है, आप क्या करते हैं कि इसमें कौन सा सूत्र अप्लाई होगा, इसमें कौन से गुणधर्म अप्लाई हो रहे हैं, ये सारी चीजें आपके मन में चलने लगता है ना जी। और तब हम लोग उस पर विचार विमर्श करके फॉर्मूला लगाते हैं और उसको प्रश्न को बनाते हैं। तो रीजनिंग का क्षेत्र बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही बृहद रूप से क्षेत्र है और इसी चीज के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि विवेचन होता क्या है। और यहाँ पे हम लोग किस विवेचन की बात करने वाले हैं? गणितीय विवेचन यानी मैथमेटिकल रीजनिंग की बात करने वाले हैं। तो आपको पता चल गया कि मैथमेटिकल रीजनिंग के अंदर हम अब क्या पढ़ेंगे। इससे तो आपको क्लियर हो गया होगा ना। हम लोग यहाँ पे तर्क करने वाले हैं, बहुत सारे वाक्यों को समझने वाले हैं, उनके सत्य असत्य होने की बात करने वाले हैं, है ना। चलिए तो हम लोग इस चैप्टर को शुरू करते हैं। चलिए अगर हम लोग विवेचन की बात करें तो विवेचन 2 प्रकार का होता है। एक होता है विवेचन आपका आगमिक विवेचन और दूसरा होता है आपका निगमिक
विवेचन, निगमिक विवेचन। पहला होता है आगमिक विवेचन और दूसरा होता है निगमिक। अब दोनों में किया क्या जाता है? एक्चुअल में आगमिक विवेचन जो होता है ये सिद्धांतों को विकसित करता है, ठीक है। ये आगमिक विवेचन जो होता है इसका लक्ष्य क्या होता है? सिद्धांतों को विकसित करना। और निगमिक विवेचन का लक्ष्य क्या होता है? तो जो दिया हुआ या जो मौजूद सिद्धांत होगा ना उसी का परीक्षण करता है। निगमिक विवेचन में दिए हुए सिद्धांत का ही परीक्षण करते हैं और आगमिक विवेचन में सिद्धांतों को ही विकसित किया जाता है। तो इसमें सिद्धांतों को विकसित करते हैं और इसमें दिए हुए सिद्धांतों पर परीक्षण करते हैं, वो क्या कहलाता है? निगमिक विवेचन कहलाता है। तो हम लोग इस चैप्टर में निगमिक विवेचन के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, यानी कि आपके पास सिद्धांत दिए हुए होंगे उसी का परीक्षण करके हमें अपना विचार विमर्श देना होगा। तो हम इस चैप्टर में गणितीय विवेचन में निगमिक विवेचन के बारे में ही बात करने वाले हैं और आगमिक विवेचन के बारे में यहाँ पे हम लोग बात नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए तो चैप्टर को आगे शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वाक्य क्या होता है। वाक्य, वाक्य को अंग्रेजी में आपको पता ही होगा सेंटेंस कहा जाता है। सेंटेंस क्या होता है, वाक्य क्या होता है? हम अगर यहाँ पे जो कुछ बोल रहे हैं और आप इस चीज को समझ रहे हैं तो यही आपका क्या है? ये जो हम लोग का तालमेल जो बैठ रहा है किसके द्वारा हो रहा है? वाक्य के द्वारा है। यानी कि किसी भी भाषा के विचारों का जो आदान प्रदान करने किया जाता है वो किसके द्वारा होता है? वाक्य के द्वारा होता है। मैं जो भी कुछ बोल रहा हूं आप उसको समझ ले रहे हो स्पष्ट रूप से, यानी कि मैं जो भाषा बोल रहा हूं और आप जो सुन रहे हैं उसका आदान प्रदान सही से हो पा रहा है ना जी, तभी आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं। और जिन चीजों के द्वारा ये चीज हो रहा है, ठीक है, वही क्या कहलाएगा? आपका वाक्य कहलाएगा। हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि किसी भी भाषा में विचारों का जो आदान प्रदान होता है वो किसके द्वारा होता है? वाक्यों के द्वारा होता है। अब अगर बात करें वाक्य की तो वाक्य 4 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? पहला होता है घोषणात्मक। घोषणात्मक, घोषणात्मक या निश्चयात्मक। निश्चयात्मक, घोषणात्मक या निश्चयात्मक वाक्य, ठीक है। अंग्रेजी में क्या कहेंगे इसे? अंग्रेजी में कहेंगे डिक्लेरेशन, डिक्लेरेटिव या डिक्लेरेटिव भी कह सकते हैं। डिक्लेरेटिव, घोषणात्मक को डिक्लेरेटिव और निश्चयात्मक को कह देंगे असर्टिव। असर्टिव सेंटेंस, सेंटेंस सॉरी असर्टिव सेंटेंस है ना, डिक्लेरेटिव या फिर असर्टिव सेंटेंस। दूसरा जो होता है, दूसरा जो हो जाएगा वह होगा विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक वाक्य है ना। एक्सक्लामेटरी, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। आप अंग्रेजी में भी ये सब चीजें पढ़े होंगे। तीसरा जो होता है प्रश्न सूचक। प्रश्न सूचक, प्रश्न सूचक वाक्य। अंग्रेजी में इसे कहेंगे इंट्रोगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, सेंटेंस। और चौथा होगा आपका आज्ञा सूचक। आज्ञा सूचक, आज्ञा सूचक या अनुरोध सूचक। अनुरोध सूचक वाक्य, अनुरोध सूचक वाक्य। अंग्रेजी में इसे क्या कहेंगे? इंपरेटिव, इंपरेटिव सेंटेंस, सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस। तो ये आपके 4 प्रकार के वाक्य कौन से हुए? पहले हुआ घोषणात्मक या निश्चयात्मक, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस। विस्मयादि बोधक वाक्य,
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, प्रश्न सूचक वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और आज्ञा सूचक या फिर अनुरोध सूचक वाक्य जिसे इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। अंग्रेजी में भी आप पढ़े होंगे, तो चलिए एक एक करके सबको परिभाषित करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे घोषणात्मक। या निश्चयात्मक वाक्य। घोषणात्मक या निश्चयात्मक वाक्य। चलिए इसकी बात करते हैं। देखिए नाम से ही पता चला, जिसमें घोषणा की जाती हो या किसी चीज का होना निश्चित हो जाए, वो आपके क्या कहलाते हैं? घोषणात्मक या निश्चयात्मक वाक्य। ये कह सकते हैं कि कोई वाक्य घोषणात्मक या निश्चयात्मक कहा जाता है यदि यह कोई घोषणा या निश्चय करे। कोई घोषणा करे या कोई निश्चय करे तो उसे हम लोग घोषणात्मक या निश्चयात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिखता हूं, पहला नंबर एग्जाम्पल लिखता हूं, मैं कहता हूं कि 20 5 से बड़ा है। 20 5 से बड़ा है। 20 जो है 5 से बड़ा है, या 20 जो है 5 से बड़ी संख्या है, ऐसे मैं लिखता हूं। तो यहां पे मैं एक घोषणा कर रहा हूं कि 20 जो है 5 से बड़ी है, या मैं यहां पे कहता हूं कि 25 जो है 27 से बड़ी एक संख्या है। 25 जो है 27 से बड़ी एक संख्या है। तो यहां पे भी मैं एक क्या कर रहा हूं, एक प्रकार से हम लोग यहाँ पे अपने घोषणा को कर रहे हैं कि 25 जो है ना 27 से बड़ी एक संख्या है। लेकिन ये चीज सत्य तो नहीं है ना, ठीक है, लेकिन यह भी आपका एक घोषणात्मक वाक्य कहलाएगा। ये सत्य है और ये असत्य है, ठीक है, लेकिन दोनों क्या है? आपके घोषणात्मक वाक्य है, क्योंकि हम यहाँ पे एक घोषणा कर रहे हैं, ठीक है। या मैं ऐसे कह दूं कि सूरज जो है पूरब से उगता है। सूरज जो है पूरब से उगता है। तो यहां पे भी मैं एक क्या कर रहा हूं जी? घोषणा कर रहा हूं कि सूरज जो है पूरब से ही उगता है। दैट मीन्स यह भी आपका एक कैसा वाक्य हो गया? घोषणात्मक वाक्य हो गया। समझ गए ना? तो घोषणात्मक वाक्य जो होता है सत्य भी हो सकता है या असत्य भी हो सकता है, दोनों नहीं होगा, या तो सत्य होगा या तो असत्य होगा, ठीक है। तो आपको सेंटेंस से ही पकड़ना होगा कि उसमें किसमें घोषणा की जा रही है, या किसी चीज को निश्चित होना, या किसमें किसी चीज की घोषणा की गई है, वही आपका क्या कहलाएगा? घोषणात्मक या निश्चयात्मक वाक्य कहलाएगा। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा जो था आपका विस्मयादि बोधक वाक्य। अंग्रेजी में तो आपको बताया था ना, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। चलिए यहां लिख सकते हैं कि जिस वाक्य में विस्मय का बोध हो उसे विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे उदाहरण देता हूं, एक एग्जाम्पल लेता हूं। मैं यहां कहता हूं यह पहाड़ कितना ऊंचा है,
कितना ऊंचा है। समझ गए ना, यह पहाड़ कितना ऊंचा है, देखे ना। तो यहां विस्मय का बोध हो रहा है, डेट मीन्स यह क्या है, एक विस्मयादि बोधक वाक्य है। मैं यहां पे कह देता हूं कि वाह आज वर्षा होगी, आज वर्षा होगी, ठीक है। या मैं कह सकता हूं कि आज वर्षा हो रही है, ऐसे कह दो, वर्षा होगी नहीं, वर्षा हो रही है। वह आज वर्षा हो रही है, हो रही है। दैट मीन्स यह कैसा वाक्य हो गया, यह आपका विस्मयादि बोधक वाक्य हो गया। चलिए अगला देखते हैं। तीसरा जो था प्रश्न सूचक ना, प्रश्न सूचक, प्रश्न सूचक वाक्य। अच्छा, प्रश्न सूचक वाक्य क्या होगा, तो लिख सकते हैं कि जिस वाक्य में या जिस वाक्य से कोई प्रश्न पूछा जाता है उसे प्रश्न सूचक वाक्य कहते हैं, प्रश्न सूचक वाक्य कहते हैं। जैसे अगर मैं कहता हूं, एक एग्जांपल ले लेना हूं, मैं आपसे कहूं कि आप किस क्लास के या किस वर्ग के छात्र हैं, वर्ग के छात्र हैं, तो यहां मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, प्रश्न पूछ रहा हूं। दैट मीन्स यह कैसा वाक्य हुआ, प्रश्न सूचक वाक्य हो। या मैं कह देता हूं आपके पिता का क्या नाम है, क्या नाम है, तो दैट मीन्स यह प्रश्न पूछ रहा हूं इसमें, तो ये आपका कैसा हुआ, प्रश्न सूचक वाक्य हुआ। समझे। चलिए अगला देखते हैं। चौथा जो था प्रकार आज्ञा सूचक, आज्ञा सूचक या अनुरोध सूचक वाक्य। अनुरोध सूचक वाक्य क्या होता है, चलिए इंपरेटिव सेंटेंस, तो लिख सकते हैं कि जिस वाक्य से कोई आज्ञा दिया जाए या अनुरोध किया जाए उसे आज्ञा सूचक या अनुरोध सूचक वाक्य कहते हैं, अनुरोध सूचक वाक्य कहते हैं, आज्ञा सूचक या अनुरोध सूचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैं यहां पे एग्जांपल देता हूं, एक गिलास पानी लाओ। मैंने आपसे कहा कि एक गिलास पानी लाओ, दैट मीन्स मैंने क्या किया, आपको एक क्या किया, अनुरोध किया, या यहाँ पे मैंने आपको क्या दिया, एक तरह से एक निर्देश दिया कि ये आप जाकर ये काम करो, एक गिलास पानी लाओ। दैट मीन्स ये क्या हुआ, एक अनुरोध सूचक या आज्ञा सूचक वाक्य कहलाएगा। दूसरा मैं लिखता हूं, कल आप सभी प्रश्नों को हल करके लाएंगे, सभी प्रश्नों को क्या करेंगे, हल करके लाएंगे। तो मैंने आपको क्या किया, आज्ञा दी कि आपको ये करके लाना है, ठीक है, या अनुरोध किया कि भाई आप मेरे लिए एक गिलास पानी ला दो। तो डेट मीन्स इस तरह के वाक्य क्या कहलाएंगे, आपके आज्ञा सूचक या अनुरोध सूचक वाक्य कहलाएंगे। चलिए अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कथन क्या कहलाता है। कथन अंग्रेजी में इसे स्टेटमेंट कहते हैं, स्टेटमेंट होता क्या है, यह भी एक प्रकार का वाक्य ही होता है, लेकिन हम लोग गणित में कोई वाक्य जो होता है उसे हम लोग कथन के रूप में जानते हैं। तो लिख सकते हैं कि कोई
कोई वाक्य गणित के अनुसार कथन कहलाता है। ये भी वाक्य ही होता है, कथन भी क्या है आपका, वाक्य ही है। यदि वह सत्य या असत्य में से कोई एक हो, यानी कि वह ऐसा वाक्य होना चाहिए, या तो वो सत्य हो या असत्य हो, दोनों नहीं हो, दोनों में से कोई एक होगा, तो उसे हम लोग गणित में क्या कहते हैं, कथन कहते हैं, स्टेटमेंट कहते हैं। मैं यहां पे अगर एग्जांपल दूं, मैं कह देता हूं कि 7 3 से बड़ी एक संख्या है, दैट मीन्स यह आपका क्या हुआ, गणित में मैंने यूज किया, एक्चुअल में यह आपका वाक्य ही है, लेकिन मैथ्स में मैं यूज कर रहा हूं, तो यह आपका क्या कहलाएगा, एक कथन कहलाएगा। ठीक है, तो ये देख रहे हैं कि यह कथन आपका सत्य है, दोनों नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं ये भी कहता हूं कि आज जो बच्चा जन्म लिया वह लड़का हो सकता है, या जो आज बच्चा जन्म लेने वाला है वो लड़का हो सकता है। आज जो बच्चा जन्म लेगा वह लड़का होगा, ऐसे कर देते हैं, जन्म लेगा वह लड़का हो सकता है। तो अब देखिए, ये हम संभावना व्यक्त कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि आज जो बच्चा जन्म लेगा वो लड़का हो सकता है, कि वो लड़का हो या लड़की, दोनों भी संभावनाएं हो सकती है, लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकता है। तो यह आपका एक कथन नहीं है, क्योंकि ये सत्य या असत्य दोनों हो सकता है। ठीक है, ये सत्य भी हो सकता है और असत्य भी हो सकता है, तो यहाँ पे आपका चांस नहीं है कि ये सत्य ही कथन है या असत्य कथन है। तो ऐसे कथन कब कहलाएगा, गणित के अनुसार कथन कब कहलाता है, तो किसी वाक्य को कथन कब कहा जाता है, जब वो सत्य हो या असत्य हो, दोनों नहीं होना चाहिए, या तो वो सत्य हो या तो वो असत्य हो, दोनों में से कोई एक होगा, तब उसे हम लोग कथन कहेंगे, स्टेटमेंट कहेंगे। या मैं कहता हूं यहां पर, बिहार की राजधानी पटना है। बिहार की राजधानी क्या है, पटना है। तो ये देख रहे हैं, सत्य है, दैट मीन्स यह आपका ये क्या हुआ, कथन हुआ। ये आपका वाक्य भी है और ये आप इसे कथन भी कह सकते हैं, गणित में हम लोग यहाँ पे इसे कथन कहेंगे। ठीक है, ऐसे ये वाक्य है। ठीक है, मतलब कि कोई भी वाक्य ऐसा होना चाहिए, या तो वो सत्य होना चाहिए या असत्य होना चाहिए। लेकिन वाक्य की परिभाषा में भी मैंने बताया था कि वाक्य कहलाने के लिए वो कथन जो आपके पास दिया होना चाहिए वो सत्य या असत्य होना चाहिए, तो उसे हम लोग घोषणात्मक वाक्य कहते हैं। सभी मैंने बता दिए थे, वाक्य प्रकार भी आपको बताए थे। ठीक है, तो कोई भी वाक्य कथन कब कहलाता है, जब वो सत्य होगा या असत्य होगा, दोनों में से कोई एक होगा, तभी उसे हम लोग कथन कहेंगे। लेकिन यह जो 2 नंबर आप देख रहे हैं, यह जो वाक्य दिया हुआ है, यह आपका कथन नहीं है, क्योंकि यह सत्य या असत्य दोनों हो सकता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, एक छोटी सी और परिभाषा, उसको भी देख लेते हैं। तर्क शास्त्रीय चर, अंग्रेजी में कहते हैं लॉजिकल वेरिएबल्स, या वेरिएबल्स, लॉजिकल वेरिएबल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में जो हम कथन लिखते हैं और उन कथनों को सूचित करने के लिए हम जिन चरों का इस्तेमाल करते हैं ना, उन्हें ही हम लोग तर्क शास्त्रीय चर कहते हैं। यहां पर लिख सकते हैं कि कथनों को सूचित करने के लिए जिन
संकेतों का प्रयोग होता है उसे तर्क शास्त्रीय चर कहते हैं। तर्क शास्त्रीय चर कहते हैं। और तर्क शास्त्रीय चर को कैसे संकेतों से व्यक्त करते हैं? तो हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर P, Q, R, S इन सब से उनको सूचित किया जाता है। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा था अभी इसके पहले कि 7 जो है ना 5 से बड़ी एक संख्या है। तो हम लोग यहाँ पर जो गणितीय विवेचन बनाएंगे तो इसमें हम लोग इसको किसी इन्हीं सब में से इनमें से किसी एक को लेकर तर्कशास्त्रीय चर को लेकर हम इसे व्यक्त करेंगे। कैसे हम लिखेंगे? जैसे मान लो P लिख लिए, P और यहाँ पे दे देंगे कॉलन 7 5 से बड़ी एक संख्या। तो इस प्रकार से हम लोग व्यक्त करेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास इस तरह का कोई स्टेटमेंट दिया है तो उसे हम लोग स्टेटमेंट के आगे क्या करेंगे? इन्हीं तर्कशास्त्रीय चरों का प्रयोग करके इस प्रकार से दर्शाएंगे। तर्कशास्त्रीय चर दे देंगे, कॉलन दे देंगे और फिर जो आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है उसको लिख देंगे। समझ गए ना बात को? चलिए तो अभी आपने देखा हम लोग यहाँ पर तर्कशास्त्रीय चर को आगे लिखकर और फिर हम लोग कथनों को व्यक्त कर देते हैं। और इस कथन के सत्यमान की बात करें, ट्रुथ की बात करें, अब हम लोग बात करते हैं कथन का सत्यमान क्या होता है। कथन का सत्यमान यानी कि अंग्रेजी में कहा जाता है ट्रूथ वैल्यू ऑफ ए स्टेटमेंट। ट्रूथ वैल्यू ऑफ ए स्टेटमेंट, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि कथन के सत्य असत्य होने की यहाँ पे हम लोग जांच करने वाले हैं। कथन सत्य है या असत्य है, तो इसकी जांच कैसे करेंगे? अपने तर्क शक्ति से, है ना। हम लोग सोचेंगे समझेंगे। अब मैं सोचूंगा यहाँ पे कि 7 जो है 5 से बड़ी एक संख्या है, तो क्या ये सही बात है? हाँ भाई ये सही बात है। हमने अपना तर्क लगाया, दिमाग लगाया, हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे इस चीज को कि 7 जो है 5 से बड़ा होता है। ठीक है, डेट मीन्स हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि ये सत्य है। ये कथन का सत्यमान यहाँ पे क्या होगा? तो हम देख रहे हैं कि यहाँ यह कथन जो हो रहा है, यह कथन जो P जो हो रहा है, ये सत्य हो रहा है। तो इस P का जो सत्यमान होगा वह T से व्यक्त करेंगे, यानी ट्रू। समझ गए ना? अगर यह गलत होता, असत्य होता कथन, तो असत्य होने पे उसका सत्यमान जो होगा F से डिनोट करेंगे, यानी कि फॉल्स। F फॉर फॉल्स के लिए तो हम यहां लिख सकते हैं कि यदि कोई कथन सत्य हो तो उसका सत्यमान T कहा जाएगा, यानी ट्रू कहा जाएगा। समझ गए ना? ट्रू का मतलब सत्य होता है। और यहां पे हम लोग फिर ऐसे लिख सकते हैं कि यदि कोई कथन असत्य हो तो उसका सत्यमान F कहा जाएगा। उसका सत्यमान क्या कहलाएगा? F कहलाएगा, फॉल्स कहलाएगा। समझ गए? तो यही आपके बेसिक कंसेप्ट थे इस चैप्टर के। हमने सब कुछ क्लियर कर दिए। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे संबंधित नोट्स के लिए गूगल पे जाके सर्च करेंगे www.ravikantsir.in। ठीक है, तो जल्दी से जाइए वेबसाइट पर और सभी नोट्स को, उनके PDF को डाउनलोड करिए और पढ़िए।